चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में जैसे हम लोग प्लांट किंगडम शुरू करने वाले थे और कुछ टॉपिक हम बताए थे, इसका बेसिक बातें हो गया था ना। आज से चैप्टर शुरू किया जा रहा है प्लांट किंगडम के बारे में। पादप जगत का मतलब होता है, जैसे आर.एच. व्हिटेकर 1969 में आर.एच. व्हिटेकर नामक एक वैज्ञानिक ने इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव थे उनको 5 वर्गों में बांटे। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव थे उसको 5 वर्गों में बांटे थे। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अच्छा, ये जो प्लांटी दिए थे ना उसी को पादप जगत बोलते हैं। प्लांटी जिसके अंतर्गत सभी पौधों के बारे में पढ़ना होता है। और फिर हम आपको ये भी बता दिए हैं पौधों के 5 भाग होते हैं। कौन कौन? जैसे सर, पौधों के 5 भाग होते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या बोला जाएगा? एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है। तो जितने भी पौधे हैं उनके 5 डिवीजन होते हैं। अब उन्हीं 5 डिवीजन को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके लिए जो ये क्लासिफिकेशन हुआ था, पौधों का कुछ वर्गीकरण भी हुआ था, तो कुछ इसमें वैज्ञानिक शामिल थे और उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग एक एक करके पहले पढ़ना प्रारंभ करें। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी पौधे शामिल होंगे, जितने भी पादप, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होंगे, चाहे वो छोटे से लेकर और हायर तक क्यों नहीं हो, सभी के सभी पौधे इसमें शामिल होते हैं। जैसे एल्गी, पिछले क्लास में बताया था, एल्गी जो होता है ये क्या होता है? सबसे लोवेस्ट प्लांट होता है, सबसे यानी कि लोअर क्लास ऑफ प्लांट उसको हम बोलते हैं, यानी कि निम्न स्तरीय पौधा। और हायर लेवल का जो प्लांट होता है, उच्च स्तरीय जो पौधा होता है वो कौन होता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो होता है हायर क्लास का प्लांट होता है, उच्च स्तरीय पौधा होता है। अब आइए इसमें सबसे पहले अब एक सिस्टम इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। अब देखिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, मतलब प्लांट के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 3 सिस्टम था, यानी 3 प्रणाली है। ये क्या चीज का? सर, जैविक वर्गीकरण की प्रणाली है, यानी जीवों के वर्गीकरण की प्रणाली है। जीवों के वर्गीकरण की प्रणाली सबसे पहला नंबर में है आर्टिफिशियल सिस्टम, यानी कि ये हो गया कृत्रिम प्रणाली या कृत्रिम तंत्र, कृत्रिम प्रणाली। इसमें हम लोग सबसे पहले ये कुछ जनरल बातें हैं, इसके बारे में चर्चा कर लें, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस वहाँ से। हालांकि मेन टॉपिक हम लोग का एल्गी से ही होता है, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों का बात था, उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब होता है कृत्रिम प्रणाली, दूसरे नंबर में प्राकृतिक प्रणाली, और तीसरे नंबर में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला नंबर में हो जाएगा क्या? कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, दूसरे नंबर में हो जाएगा प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली, और तीसरे नंबर में हो जाएगा फाइलोजेनेटिक, यानी कि विकासीय, इसको बोलते हैं विकासीय वर्गीकरण प्रणाली। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आप लोग वर्ड ये मिला होगा पहले से भी, तो फाइलोजेनेटिक वर्ड का मतलब होता है विकासीय। तो विकासीय वर्गीकरण प्रणाली, ये 3 प्रणाली होता है टोटल। क्या ये सर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण की 3 प्रणालियां हैं। ये तीनों प्रणाली को पहले हम लोग एक बार नोट करेंगे, तब यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा। एक हेडिंग डालिए आप लोग, सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 है ये, प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। ठीक है, पादप जगत का मतलब हुआ जिसके अंतर्गत सभी पौधे शामिल हो। हेडिंग डालिए। अब हम लोग इसमें एक एक करके अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देखिए सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बोलने का मतलब होता है, यानी कि सबसे पहला ये वर्गीकरण जो हुआ था बायोलॉजिकल, यानी जैविक वर्गीकरण जो हुआ है ना, जैविक वर्गीकरण, तो जैविक वर्गीकरण की जो प्रणाली दी गई थी उसमें से सबसे पहला जो प्रणाली था वो कौन था सर? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली। तो ये सबसे पहले अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि सबसे पहला, अर्लीस्ट यानी कि यह सबसे पहला वर्गीकरण का प्रणाली था।
अच्छा, अब देखिए सबसे पहला वर्गीकरण का प्रणाली था। दूसरे नंबर में हम लोग क्या बोलेंगे इसे? सर दे वी आर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यह किस पे आधारित था? अब सुनिएगा, तो क्या बोला गया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया था, ये सबसे पहला वर्गीकरण प्रणाली था, सबसे पहला वर्गीकरण प्रणाली था। और दूसरे नंबर में क्या बोलिएगा, दे वी आर बेस्ड ऑन, ये आधारित था वेजिटेटिव कैरेक्टर पर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है कायिक लक्षण पर या कायिक गुण पर आधारित था, पौधों के कायिक गुण पर आधारित था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, इसमें भी पहले से भी कुछ चर्चा हुई है, धीरे धीरे पता चलेगा। वेजिटेटिव वर्ड जो है ये प्लांट के लिए होता है, तो वेजिटेटिव लक्षण पर आधारित था एंड सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर भी ये आधारित था। यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर इसका मतलब होता है कायिक गुण पर आधारित था। क्या सर, ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, तो कैरोलस लिनियस ने जो सबसे पहला जो वर्गीकरण दिए थे वो कैरोलस लिनियस दिए थे, जिसका नाम क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये सबसे पहला वर्गीकरण का प्रणाली था, यानी कि जैविक वर्गीकरण का सबसे पहला प्रणाली कौन सा था? कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली। अच्छा, ये किस आधार पर दिया गया था, इसका आधार क्या क्या था, अब ये पूछा जाता है। तो सर इसका आधार था वेजिटेटिव कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि सर कायिक गुण तथा आकारिकीय गुण जो है ये पौधों का आधार था इसका। जैसे हैबिट, मतलब इसमें कौन कौन आता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो जैसे हैबिट, तो मान लीजिए कि जिन जिन जीवों को वर्गीकृत किया गया उनका हैबिट देखकर, हैबिट मतलब होता है प्रकृति, वही जिसको आदत बोलते हैं प्रकृति, तो प्रकृति देखकर। दूसरे नंबर में उनका कलर देखा गया, रंग देखकर, रंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया। नंबर के आधार पर वर्गीकृत किया गया, यानी संख्या के आधार पर, नंबर यानी संख्या, और शेप ऑफ लीव्स यानी पत्तियों के संख्या और पत्तियों के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ये जो वर्गीकरण हुआ था, पौधों का जो वर्गीकरण हुआ, ये वर्गीकरण का आधार क्या था सर? कायिक गुण और आकारिकीय गुण के आधार पर जीवों को पौधों को वर्गीकृत किया गया। इसमें जैसे पौधों में उनके प्रकृति को देखा गया, अलग अलग पौधे का नेचर यानी हैबिट अलग अलग होता है, उनका कलर अलग अलग होता है। तो जो अलग अलग कलर वाले होंगे उनको अलग एक जगह रख दिया गया। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 पौधे हैं एक कलर के, तो उनको अलग रख दिया गया, और 5 पौधे एक कलर के हैं तो उनको अलग रख दिया गया, तो यानी रंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया। और साथ ही साथ उनमें पत्तियों की संख्या कितनी है और पत्तियों के आकार का संख्या कितना है, उसके आधार पर भी कैसा है, पत्तियों का आकार और पत्तियों के संख्या के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया। जैसे लीनियस जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब हुआ लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम, यानी लीनियस का जो भी कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली था ये बेस्ड था किस पे? एंड्रोइसियम स्ट्रक्चर पे, यानी कि सर पुमंग के संरचना पर बेस्ड था। ये सब हो गया पुमंग, पुमंग के संरचना पर आधारित था। अब बात आता है कि सर ये पुमंग क्या है। देखिए कुछ फ्लावर के पार्ट, पहले फ्लावर के कुछ भाग से हम लोग अभी अवगत होंगे ताकि ये कहानी हम लोग को अच्छा से समझ में आ सके। अगर हम एक बात करें फ्लावर का, पुष्प की अगर बात किया जाए, फ्लावर को तो आप देखे ही होइएगा, पुष्पा ना। अच्छा आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक फ्लावर हुआ, फ्लावर में जैसे अब हम लोग को इसमें पार्ट पहले जान जाना है कौन कौन सा पार्ट होता है। ये हो गया थैलमस,
थैलमस। थैलमस का मतलब होता है पुष्पासन। थैलमस का मतलब क्या होगा? पुष्पासन। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा दिया जाए। एक मेल पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, किससे काम चलाया जाए, इसको समझा जाए। देखिए इसमें ये फ्लावर का सब जो आप देख रहे हैं, ये तीनों भाग फ्लावर का फीमेल पार्ट है, तो बोलते हैं हम लोग एस। एक मिनट, ठीक है, एक जगह जब पहले रुकिए, इधर आइए, हम दो भागों में बांट देते हैं तब बताना सही होगा। फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट दो तरह के होते हैं। ऐसे फ्लावर का तो देखें हम लोग, तो चार मुख्य भाग होता है, जो हम पूरा यहाँ आपको बनाए नहीं है अभी, पहले इधर पार्ट बता देते हैं तब उसमें हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और नहीं तो दूसरा क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। सर फ्लावर में जो नर भाग होता है ना, मेल पार्ट मतलब नर भाग, और नहीं तो एक क्या होता है जी, मादा भाग। मादा भाग। सर नर भाग को हम लोग बोलते हैं एंड्रोइसियम, याद रखिएगा, एंड्रोइसियम। नर भाग को क्या कहते हैं, एंड्रोइसियम। और मादा भाग को, फ्लावर के फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं सर, गाइनोइसियम। गाइनोइसियम। अच्छा अब देखिए, गाइनोइसियम को हिंदी में कहा जाता है जयांग। क्या बोलते हैं, जयांग। और एंड्रोइसियम को हिंदी में कहा जाता है पुमंग। चलिए, अच्छा तो फ्लावर के मेल पार्ट को बोलते हैं पुमंग, और फ्लावर के फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोइसियम यानी कि जयांग। अच्छा, अब इसका इकाई भाग होता है। तो इकाई भाग जो है जयांग, अगर हम लोग एंड्रोइसियम का यानी पुमंग के इकाई भाग की बात करें, तो इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब होता है इकाई। यूनिट मतलब इकाई। तो देखिए, अब एक फ्लावर में कई सारे मेल पार्ट होते हैं, एक फ्लावर में कई सारे मेल पार्ट होते हैं। और फ्लावर में जैसे कि यहाँ अगर हम लोग बात करें मेल पार्ट का, तो इस फ्लावर को समझिए। अब जैसे मान लीजिए इस तरह के कई सारे भाग निकले हुए होते हैं, तो ये दोनों तरफ फैले हुए होते हैं, इधर से भी फैले होते हैं, लेकिन जगह की अभाव है इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो ये कई सारे मेल पार्ट हैं, तो ये सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं कि ये फ्लावर का मेल पार्ट है, मतलब कि एंड्रोइसियम। सबको मिलाकर एक साथ हम लोग बोलते हैं एंड्रोइसियम। लेकिन अगर किसी एक पार्ट की बात हम लोग करें, किसी एक भाग की अगर बात करें, सिर्फ ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसमें से एक सिंगल पार्ट की अगर हम लोग बात करें, ये फ्लावर का एक मेल पार्ट हुआ ना, मतलब पूरे एंड्रोइसियम हो गया, पूरे समूह में है तो एंड्रोइसियम हो गया यानी पुमंग। और जब एक भाग का बात करेंगे तो वो हो गया उसका इकाई, यूनिट, यानी एक वचन पूछ रहा है, एक का बात हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं एस्टामेन। क्या बोलते हैं जी सर? उसको कहते हैं एस्टामेन। ये सब जानिए, नहीं तो फिर आगे जो वर्ड ये सब मिलेगा समझ में नहीं आएगा। एस्टामेन। एस्टामेन को हिंदी में तो आप लोग पढ़े होइएगा, पुंकेसर पढ़े हैं ना, तो पुमंग का इकाई होता है पुंकेसर। पुमंग बोलते हैं समूह में बहुत सारे पुमंग को, सॉरी बहुत सारे पुंकेसर को एक साथ पुमंग कहते हैं, अलग अलग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। अच्छा, उसी तरह गाइनोइसियम होता है। गाइनोइसियम होता है। गाइनोइसियम क्या है सर? फ्लावर का फीमेल पार्ट है, तो इसका भी इकाई होता है। एक फ्लावर में कई सारे फीमेल पार्ट हो सकते हैं, तो बहुत सारे फीमेल पार्ट को, मादा भाग को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं सर? बहुत सारे मादा भाग को एक साथ मिलाकर हम लोग गाइनोइसियम यानी कि जयांग कहते हैं। और अगर उसके एक इकाई भाग की बात करें, सिंगल बात किया जाए, तो सर उसको क्या बोलते हैं, बोलिए? पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, यानी इसको कहा जाता है स्त्री केसर। याद रखिएगा, स्त्री केसर इसको कहते हैं। अच्छा अब देखिए, अब सर एंड्रोइस यानी एक बार एस्टामेन को का दर्शन किया जाए। स्टामेन,
फ्लावर में अब जितना भी इस तरह का भाग आपको मिलेगा, ऐसा अगर मिलेगा तो समझ लीजिएगा वो क्या है, पूरे को क्या बोलते हैं, पूरे को पुंकेसर बोले। ये फिगर किसका है सर? ये फिगर है स्टामेन का, यानी कि पुंकेसर का। अब पूछा जाएगा कि आपसे पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तब आप बताइएगा सर पुंकेसर के यहाँ हमें 2 भाग दिखाई दे रहा है। कौन कौन सर? एक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एंथर। एंथर, एंथर मतलब सर इसके अंदर पराग कण रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पराग कोश, पराग को रखने वाला थैला यानी पराग कोश। अच्छा सर, ये नीचे वाला जो भाग डंठल नुमा, डंठल के जैसा जो संरचना दिख रहा है, इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं, STL के स्टॉक, लाइक स्ट्रक्चर। तो डंठल नुमा संरचना जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है तंतु या पुतंतु, ये बात याद रखें, तंतु हो गया। अच्छा अब देखिए, अगर पूछा जाए एंथर यानी पराग कोश के अंदर क्या होता है, तो क्या बोलिएगा सर? पराग कोश के अंदर होता है पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। क्या होता है जी? पराग कण हो जाएगा पोलन ग्रेन। बस पोलन ग्रेन क्या होता है? तो सर जिस तरह मनुष्य में मेल गैमीट को स्पर्म कहा जाता है, उसी तरह पौधे में मेल गैमीट को, प्लांट में मेल गैमीट को क्या कहा जाता है? पोलन ग्रेन कहा। बात को याद रखिएगा, ये है मेल। ये इस तरह का सिंबल आप लोग को बताए थे, ऊपर की ओर टिकी उठा हुआ रहेगा तो मेल हुआ, तो मेल गैमीट कर दीजिए, शॉर्ट में हो जाएगा, यानी नर। अच्छा अब आइए, अब समझ में आ गया ये। अब फ्लावर के भाग को अगर हम लोग देखेंगे ना तो आसानी से समझ में अब आ जाएगा। अब ये पता चल गया कि फ्लावर के मेल पार्ट को, अब ये पता चला कि फ्लावर के मेल पार्ट को एंड्रोइसियम कहा जाता है, यानी कि पुमंग कहा जाता है, और पुमंग के इकाई को पुंकेसर यानी स्टामेन कहते हैं। और स्टामेन के सर 2 भाग होते हैं, कौन कौन? एंथर और फिलामेंट। एंथर यानी पराग कोश के अंदर पोलन ग्रेन पराग कण पाया जाता है, और यह पराग कण मेल गैमिट को रिप्रेजेंट करता है, नर युग्मक को निरूपित करता है। ठीक है, अब अगर कोई भी बात ऐसा मिल जाए, एंड्रोइसियम गाइनोइसियम कुछ भी मिलेगा, तो अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो सारी बातें हम लोग देख लिए। अच्छा अब आइए सर, गाइनोइसियम का तो पता चला, गाइनोइसियम जो होता है ये फीमेल भाग होता है फ्लावर का। आप लोग देखे होइएगा, जैसे नाम सुनिएगा गाइनेकोलॉजिस्ट। गाइनेकोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ। हाँ सही है ना? कुछ लोग कहेंगे हाँ अब ये तो गाइनेको पढ़े हैं, गाइनेको मतलब होता है स्त्री, गाइनो, गाइनो मतलब स्त्री होता है, तो गाइनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। पुरुष रोग विशेषज्ञ वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, पुरुष रोग विशेषज्ञ का डॉक्टर होता ही नहीं है, ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। अब देखिए, क्योंकि पुरुष में ऐसा क्या होने वाला है भाई कि पुरुष रोग के लिए स्पेशल कोई डॉक्टर बनेगा? ना तो रिप्रोडक्शन की कोई प्रोसेस होने वाली है, हाँ, नहीं कोई, अगर मान लीजिए कोई यूटेरस का ऑपरेशन है, तो मेल में तो ऐसा कोई परेशानी है नहीं, तो इसीलिए मेल के लिए कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं बनता है। और मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये बहुत सिंपल होता है, जिसके कारण कोई उसके लिए ज़्यादा कोई स्पेशलिस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें गाइनो, गाइनेको वर्ड याद रखिएगा, गाइनो, तो गाइनोइसियम का मतलब होता है क्या? यानी कि फीमेल पार्ट, फ्लावर का फीमेल पार्ट, इसका इकाई होता है पिस्टिल या कार्पेल। अच्छा अब इसके कितने भाग होते हैं? तो सर इसके 3 भाग होते हैं। सर सारा फ्लावर तो इसी में आ गया। अब ये 3 भाग कौन कौन? तो क्या बोलिएगा सर? एस्टिग्मा, एस्टिग्मा, सर एस्टाइल, और लास्ट क्या होगा? ओवरी यानी अंडाशय। अच्छा एस्टिग्मा का मतलब क्या होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र का हिंदी होता है वर्तिका, और अंडाशय। 10th में पढ़े हैं ना ये सब? पढ़े हैं सर, 10th में पढ़े थे, एक नोट्स हाथ में दिया गया था, बस बोल दिया गया था, इसलिए ध्यान नहीं।
अच्छा अब आइए, अब इस फ्लावर के फिगर को अब समझ में आ जाएगा। अब ये फ्लावर का फिगर समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं बना रहे थे अभी कि पहले ये देख लिया जाए। अब सुनिए, तो अब तो इसमें कोई नाम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो आपको ऐसे ही पता चल गया। पता चल गया कि नहीं? सर ये फ्लावर में जो ये ग्रीन कलर का बना है, फ्लावर का मेल पार्ट है। आइए जो आप बना रहे हैं ना, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। अच्छा सर, इसके अंदर जो आप देखे हैं ना, ये है ओव्यूल। अंडाशय के अंदर जो पाया जाता है होता है ओव्यूल। ओव्यूल मतलब बीजांड। अच्छा एक बात आप लोग के दिमाग में आया होगा कि सर ये मेल गैमीट यानी नर युग्मक का तो पता चल गया, कहाँ रहता है सर? इसमें एंथर के अंदर, पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर परागकण होता है। और परागकण यानी पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमीट बोलते हैं, नर युग्मक का। लेकिन ये सर आप यहाँ ओवरी में अंडाशय में जो दिखाए हैं, ओवरी के अंदर एग सेल कहाँ पाया जाता है? तो ओव्यूल में, बीजांड में। अंडाशय के अंदर जो ये संरचना आप देख रहे हैं ना, बीजांड है ये। अच्छा बीजांड में क्या पाया जाता है सर? इसमें होता है एग सेल। इसमें अंडाशय में क्या प्रेजेंट होता है, बीजांड में क्या प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है सर? एग सेल। एग सेल मतलब अंड कोशिका। जिस तरह आप उधर फीमेल गैमीट को बोलते हैं मादा युग्मक को, मेल में सॉरी फीमेल में, फीमेल में जो गैमीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग। अंडाणु नहीं कहते हैं, एग। तो उस तरह यहाँ पे अंड कोशिका होता है। ठीक है, तो ये फ्लावर का फीमेल गैमीट एग सेल, फ्लावर का मेल गैमीट पोलन ग्रेन। ये बात याद रखिए। चलिए, तो ये बातें जो है हम लोग फिगर वाला सब देख लिए। इसी का अंदर होता है एग सेल, एग सेल होता है। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, पहले अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम कुछ बात को समझ रहे थे। देखिए आर्टिफिशियल वर्गीकरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली। कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली। अच्छा कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली क्या था सर? यह वर्गीकरण का सबसे पहला प्रणाली था। दूसरे नंबर में बिहेवियर बेस्ड ऑन, इसे किसके आधार पर दिया गया था? तो सर इसे कायिक लक्षण तथा आकारिकी लक्षण के आधार पर दिया गया था, या आकारिकीय लक्षण के आधार पर दिया गया था। जैसे जैसे सचेत, जैसे कि इनके प्रकृति, रंग, ये पतियों के संख्या तथा पतियों के आकार के आधार पर इसे दिया गया था। अच्छा उसके बाद लिनियस का जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, यानी लिनियस का ये जो कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली था, ये लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये प्रणाली, इस प्रणाली का जो वर्गीकरण था ना, ये किसके आधार पर था? तो सर एंड्रोइसियम स्ट्रक्चर पर, यानी पुमंग के संरचना पर आधारित था। पुमंग के संरचना, पुमंग तो अब आपको पता चल ही गया, ये होता है पुमंग, ये है पुमंग। अच्छा उसी पुमंग के अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो कुछ हमें ये संरचना किस तरह का दिखाई देता है? देखिए अगर इसके 3D स्ट्रक्चर को, इसी पुमंग के 3D स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिएगा, ये संरचना कुछ इस तरह का ये संरचना कुछ दिखाई देता है। यही वो जो हम लोग अभी एंथर देख रहे थे, परागकोश, कुछ इस तरह का 3D स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है, जिसके अंदर इसी में बाद में ये पोलन ग्रेन में डेवलप होता है। इसी में माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु होते हैं, और यहीं से पोलन ग्रेन यानी परागकण विकसित। पहले एक काम करिए आप, हाँ पहला नंबर हेडिंग डालिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक हेडिंग डालिए।
चलिए अब एक बार इसका हिंदी लिखेंगे, कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली। हेडिंग डालना है कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली। अच्छा, कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, प्रणाली जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसका सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये था, सबसे पहला सिस्टम था, सबसे पहला तंत्र था, प्रणाली था। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, यह देखिए, यह वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रणाली था। यह वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रणाली था। सबसे पहले नंबर में हिंदी लिखिए, यह वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रणाली था। यह वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रणाली था। चलिए दूसरे नंबर में लिखेंगे, दूसरे नंबर में लिखिए, ये कायिक गुणों, ठीक है, ये कायिक कायिक गुण मतलब क्या होता है हम अभी बता रहे हैं। कायिक गुण बोलने का मतलब होता है जैसे पौधों का आकार, पौधों का रंग, या पत्तियों का रंग, या पत्तियों का आकार, ये सब कायिक गुण हो गया। पौधों में जो जड़ हुआ, कायिक भाग हम लोग कहते हैं पौधों में जड़, तना और पत्ती को। तो कायिक गुण का मतलब हो गया जड़, चाहे या तना या पत्ती का रंग, आकार, ये सब कैसा है उस। तो क्या लिखे हैं हिंदी में, ये कायिक गुण, ये कायिक गुण या आकारिकी गुण, ये कायिक गुण या आकारिकी गुण, ये कायिक गुण या आकारिकी गुण जैसे 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 प्रकृति, जैसे प्रकृति, जैसे प्रकृति यानी हैबिट, आदत, नेचर, रंग, पत्तियों के संख्या तथा आकार, पत्तियों के संख्या तथा आकार, पर आधारित थे। यानी ये कायिक गुणों या आकारिकी गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों के संख्या तथा आकार पर आधारित थे। सुपरफिशियल हो गया, जैसे कि इसमें सुपर वर्ड लगता है सबसे बेहतर, इसमें से बेहतर इनके जो आकारिकी होगा उसको बोला जाएगा। हालांकि वहां हम लोग को उस वर्ड का कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ ज्यादा परेशान नहीं हुई है। अब ये देखिए, अब अगला पॉइंट लिखिए, लिनियस का वर्गीकरण प्रणाली, लिनियस का वर्गीकरण प्रणाली उमंग के संरचना पर आधारित था। लिनियस के वर्गीकरण प्रणाली, लिनियस के वर्गीकरण यानी कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, वही हुआ, लिनियस के वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है कोई बात नहीं, लिनियस के वर्गीकरण प्रणाली हो गया, ब्रैकेट में कर दीजिए कृत्रिम, लिनियस के वर्गीकरण प्रणाली लिख दिए, ब्रैकेट में कर दीजिए कृत्रिम, ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिए उमंग के संरचना पर आधारित था। लिनियस के वर्गीकरण प्रणाली उमंग के, पुमंग नहीं बाबू, पुमंग, एंड्रोइसियम को हिंदी में अभी बताए हैं पुमंग कहते हैं, यह पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग के संरचना पर आधारित था, पुमंग के संरचना पर आधारित था। हटा दें। अब आते हैं, पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझ लिया जाए। चलिए पहले एक बात ये लिख लीजिए कि फ्लावर में से पार्ट क्या होते हैं। फ्लावर के पार्ट के बारे में एक बार लिखिए।
पॉइंट को उतारिए। चलिए इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद हो जाएगा, उतारिए। इस फिगर को भी उतार लीजिए ताकि यहाँ से आपको बीजांड का पता चल जाए। बीजांड कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा आप कि ओवरी विकसित होकर क्या बनता है। अगर कोई आपसे पूछ दिया सर ओवरी यानी अंडाशय डेवलप होकर, ओवरी मतलब अंडाशय, ये जो फूला हुआ भाग यहाँ देख रहे हैं ये है ओवरी यानी अंडाशय है ओवरी। तो अंडाशय डेवलप, डेवलप मतलब अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है सर? फ्रूट बनता है यानी कि फल बनता है। अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, ये बात याद रखो। अच्छा, थैलमस लिखवाए हैं, यहाँ देख रहे हैं थैलमस पुष्पासन, ये विकसित होकर क्या बनेगा? ये ऊपर वाला बात को याद रखिएगा। अंडाशय विकसित होकर क्या बनेगा? अंडाशय विकसित होकर फल। अच्छा, पुष्पासन, थैलमस विकसित होकर क्या बनेगा सर? थैलमस भी विकसित होकर फ्रूट ही बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। बात को याद रखिएगा कि जब पुष्पासन विकसित होकर, डेवलप मतलब विकसित होना, जब पुष्पासन विकसित होकर फल बने तब इस फल को क्या कहते हैं सर? इस फल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। कौन सा फ्रूट? फॉल्स फ्रूट, यानी कि सर इसी को कहते हैं झूठा फल। और यहाँ वाले फल को क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। ये सब हालांकि आगे मिलेगा, लेकिन अब जब पॉइंट आया तो बता दिए, यानी कि वास्तविक फल। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक फल कहा जाता है इसे। वास्तविक फल अब कोई अगर पूछेगा तो बता सकते हैं वास्तविक फल किसको कहा जाता है? तो सर नहीं, कैसे बोलिएगा सर? वैसा फल जिसका विकास अंडाशय से हुआ है, ओवरी से हुआ है, उस फल को वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, जैसे आम ये सब जो हो गया, मैक्सिमम फल जो है सब अंडाशय से होता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा जैसे एप्पल, सेब जो होता है ना, ये एक झूठा फल का उदाहरण है। झूठा फल काहे कि सर सेब का निर्माण अंडाशय के विकसित होने से नहीं हुआ होता है। किसके विकसित होने से हुआ है? थैलमस पुष्पासन के विकसित, थैलमस के विकसित होने से किसका निर्माण होता है? अंडाशय का निर्माण होता है। ये बात याद रखें। सॉरी, थैलमस के विकसित होने से फल का विकास होता है, तो उस फल को आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट, झूठा फल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ओव्यूल यानी बीजांड विकसित होकर बाद में क्या बनता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनेगा? ओव्यूल। सर ये जो ओव्यूल आप देख रहे हैं ना, यही ओव्यूल विकसित होकर ओव्यूल से बाद में क्या बन जाता है? ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनता है। याद हो जाएगा। सीड यानी सर बीज का निर्माण होता है, यानी बीजांड के विकसित होने से बीज का निर्माण होता है।
तो ये सब कुछ बातें था जो इसके रिलेटेड है, ताकि हमें कोई पॉइंट अगर ऐसा मिलता है तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसा बात याद रखिएगा, बीज का विकास किससे होता है, हुआ है, तो सर बीज का विकास बीजांड से हुआ होता है, यानी ओव्यूल से हुआ होता है। जर्मिनेशन अंकुरण को कहते हैं हिंदी में, अंकुरित होना, जर्मिनेशन हो गया। लिख लिए क्या? अब ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली दिया गया था, वो किसके आधार पर दिया गया था? सॉरी, ये जो भी दिया गया इसका कुछ ड्रॉबैक था जो कैरोलस लिनियस साहब दिए थे। अब इसके कुछ ड्रॉबैक को हम लोग पढ़ लें। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक मतलब होता है दोष, कुछ दोष था। अब इस दोष को एक बार हम लोग बात कर लिया जाए, हटा दें। हो गया। अब आइए सुनिएगा, अब इनके जो ड्रॉबैक था, पहले अब हम लोग ड्रॉबैक की बात कर लिया जाए। ड्रॉबैक क्या था? तो सर पहला ड्रॉबैक था, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए इसमें ये क्या गलती किए थे, इनका कुछ गलती था, दोष था। ये जो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जिस प्रकार से आर्टिफिशियल सिस्टम को दिया था, उसका कुछ दोष है। दोष यही है सर, पहला नंबर दोष है, दे सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब अलग करना, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्लोजली रिलेटेड मतलब क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड, बिल्कुल निकटस्थ संबंधित प्रजातियों को, यानी बिल्कुल संबंधित प्रजातियों को, जो निकटस्थ संबंधित हो, संबंधित प्रजातियों को ये अलग अलग कर दिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ वैसे प्रजाति जो बिल्कुल एक समान है, उनके बीच बहुत समानताएं हैं, तो रखना चाहिए था उसके साथ, तो ये उससे अलग अलग कर दिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का आपस में जो है, हम लोग निकटस्थ प्रजाति, एक ही प्रजाति के हैं हम लोग, तो हम लोग एक प्रजाति के हैं। अब कोई आए बोले कि नहीं नहीं, इसमें से इधर वाले जो हैं सब अलग छांटो, इधर वाले को अलग छांटो, तो फिर गड़बड़ वर्गीकरण हो जाएगा। तो उसी तरह से ये क्या किए थे, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी बिल्कुल निकटस्थ ये संबंधित जीवों को अलग अलग कर दिए थे। जिसके कारण सिंस इसलिए किए थे चूंकि दे वे आर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि उनमें कुछ ही, फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ, तो कुछ ही गुणों के आधार पर उनको ये अलग अलग कर दिए थे। सिंस चूंकि दे वे आर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि उनमें थोड़े ही गुण जो थे एक दूसरे पर आधारित था। कुछ ही गुण से कोई अलग दिख रहा था, इसलिए उसको क्या किया, एकदम से अलग अलग छांट दिया। एकदम निकटस्थ था, निकटस्थ संबंधित प्रजाति का था वो, एक ही प्रजाति, समझिए कि एकदम निकट वाला प्रजाति का था। जैसा मान लीजिए कि अगर दो प्रजाति वाले जीव हों, लेकिन आपस में पूरा का पूरा 100% समानता है, अब थोड़े ही अलग अलग गुण के कारण उसको, मान लीजिए कि 100 में से 90 गुण जो है उसका समान है, सिर्फ एक ही गुण के कारण आप उसको अलग अलग कर रहे हैं, तो ये वैसा किए। दूसरा नंबर पर क्या किए थे कि इक्वल वेटेज दिए हुए थे, किसको? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब सुनिएगा, इक्वल वेटेज का मतलब हुआ कि बराबर समानता दिए हुए थे, बिल्कुल का, किसके बीच समानता दिए थे, एकदम समान वैल्यू दिए थे। तो जैसे मान लीजिए वेजिटेटिव यानी कायिक और सेक्सुअल दोनों में बहुत अंतर होता है। सर वेजिटेटिव गुण जो होता है ये असेक्सुअल गुण है, ये असेक्सुअल,
देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम लोग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन क्या है? तो सर कायिक जनन का मतलब होता है पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। प्लांट में जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को कायिक जनन कहा जाता है। अब बताइए कोई आए बोले कि नहीं कायिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन दोनों एक ही चीज है, समान वेटेज दे, समान उसकी वैल्यू दे, महत्व दे, तो क्या ये सही है कि गलत है? नहीं सर ये गलत है। इसलिए क्योंकि वेजिटेटिव मतलब होता है असेक्सुअल यानी अलैंगिक, तो ये क्या किए थे कि अलैंगिक और लैंगिक गुणों के बीच समान महत्व दिए थे, समान प्रकार से उसको वर्गीकृत किए। बात समझ में आया? तो ये गलत था, जो कि वही बात है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी ये स्वीकार नहीं किया गया, जो स्वीकार किए जाने वाला था ही नहीं, क्योंकि सिंस द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है यानी कि कायिक गुण जो होता है ये बहुत ही तेजी से बहुत आसानी से वातावरणों के द्वारा प्रभावित हो जाता है, लेकिन लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक गुण नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कायिक गुण है, कोई पौधा में कायिक भाग जो होता है जड़ तना और पत्ती होता है, तो जड़ तना और पत्ती के द्वारा नया पौधा आसानी से निकल जाता है वातावरण में, लेकिन क्या सेक्सुअल गुण के द्वारा लैंगिक गुण के द्वारा कोई नया लक्षण उत्पन्न होता है? आसानी से नहीं हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप जानते ही हैं, पढ़े हुए हैं, एक जटिल प्रक्रिया है। अब वहीं आप असेक्सुअल से कंपेयर करिए, दोनों को बोलिए कि एक के समान है, कंपेयर नहीं, दोनों को एक समानता दीजिए, तो ये गलत है, इसीलिए इनको गलत मान्यता दिया गया, गलत माना गया। तो ड्रॉबैक में लिख लीजिए, ड्रॉबैक पहले लिखेंगे दोष, अच्छा इसको उतार लीजिए तब दोष लिखिए, इंग्लिश को उतार के तब दोष लिखिए, इंग्लिश उतारिए इसका। देखिए उन्होंने बहुत ही समीपस्थ, उन्होंने बहुत ही समीपस्थ, उन्होंने बहुत ही समीपस्थ संबंधित प्रजातियों को, उन्होंने बहुत ही समीपस्थ चाहे समीप के प्रजातियों को, उन्होंने बहुत ही समीपस्थ, समीपस्थ मतलब समीप के प्रजातियों को, उन्होंने बहुत ही समीपस्थ यानी समीप के प्रजातियों को, समीपस्थ प्रजातियों को अलग 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 कर दिए, अलग अलग कर दिए थे, अलग अलग कर दिए, क्योंकि 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 वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे, क्योंकि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। उन्होंने बहुत ही समीपस्थ प्रजातियों को, उन्होंने बहुत ही समीपस्थ मतलब उन्होंने बहुत ही समीप के प्रजातियों को अलग अलग कर दिए थे, चूंकि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे, बहुत कम गुण पर आधारित थे, मतलब उनका गुण जो था एक दूसरे से बहुत कम आधारित था, एक समान था, इसलिए उसको अलग कर दिया, जबकि वो क्या थे? बिल्कुल समीप के थे, समीपस्थ थे। अच्छा दूसरे नंबर पॉइंट लिखेंगे, दूसरे नंबर पॉइंट लिखिए, उन्होंने, दूसरे नंबर में लिखेंगे उन्होंने कायिक, उन्होंने कायिक तथा, उन्होंने कायिक तथा लैंगिक गुणों का सामान्य एक समान मान्यता दिए, उन्होंने कायिक तथा लैंगिक गुणों का एक समान मान्यता दिए, मान्यता दिए, उन्होंने कायिक तथा लैंगिक गुणों का एक समान मान्यता दिए, और यह आज के लिए स्वीकार
नहीं किया जा सकता, और यह आज के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, और यह आज के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चूंकि कायिक गुण, चूंकि कायिक गुण, चूंकि कायिक गुण प्राय चूंकि कायिक गुण प्राय पर्यावरण के द्वारा आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि कायिक गुण प्राय पर्यावरण के द्वारा आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। बस यही बात था। पहला नंबर में याद रखिएगा, सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बस इतना बात को याद रखिएगा। पहला इनका ड्रॉबैक, आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, पहला तो समीप के प्रजाति वाले प्रजातियों को अलग अलग कर दिए, बिल्कुल समीप के प्रजातियों को अलग अलग कर दिए। दूसरे नंबर में कायिक तथा लैंगिक लक्षणों को, लैंगिक गुणों को समान मान्यता दिए। बस ये दो बात याद रखिएगा, इस कारण से इनका ये दोष निकला और ये को हटा दिया गया, का कैंसिल हो गया जो सिस्टम था। उसके बाद का सिस्टम जो है हम लोग कल नेचुरल सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक पढ़ कर आइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे।